आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 28 दिसंबर की तारीख और ये है शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं आपका दोस्त अमन गुप्ता। तो देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती लहर के बीच एक गुड न्यूज आई है। गुड न्यूज ये कि कोरोना की 2 नई वैक्सीन्स कोवोवैक्स और कोर्बीवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को इजाजत मिल गई है। साथ ही एक दवा मोलनूपिराविर को भी मंजूरी मिली है। तो ये दोनों वैक्सीन और ये दवा किस तरह से काम करती हैं और हमारे पास ज्यादा वैक्सीन्स के ऑप्शंस होने क्यों जरूरी है। उधर दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। पहले भी ऐसी हड़तालें होती रही हैं। तो क्यों डॉक्टर्स को अपनी मांगों के लिए इस तरह आंदोलन करने उतरना पड़ता है? क्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डॉक्टर्स का एक वोट बैंक का न होना उन्हें इस तरह से अपनी मांगें रखने के लिए मजबूर करता है? और इसलिए क्या सरकारें उनकी मांगों को उतनी गंभीरता से नहीं लेती? और साथ ही जानेंगे कि मौजूदा मेडिकल क्राइसिस के बीच इस आंदोलन का दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है। और विमेन सिक्योरिटी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से पास हुए शक्ति बिल को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज ने कहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो उनका ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क हैं और जानेंगे कि इस बिल में संशोधन के बाद कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं। और आखिर में बात होगी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंग्लैंड को करारी हार झेलनी पड़ रही है। तो इंग्लिश टीम से कहां चूक हो रही है और हार के बावजूद इंग्लैंड टीम ने यहां कौन से नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। लेकिन अभी वक्त है 60 सेकंड हेडलाइंस का। खुशबू कुमार से सुनिए। वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज लेने के लिए 60+ को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन डॉक्टर की सलाह होगी जरूरी। दिल्ली में ओमिक्रॉन खतरे के बीच जारी हुआ येलो अलर्ट, सिनेमाघर और जिम बंद। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास पर खत्म हुई रेड, 2 करोड़ और बरामद। 21 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के साथ पुलिसिया व्यवहार पर खेद जताया, हड़ताल खत्म करने की अपील की। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार, बीजेपी के कमल गुप्ता ने संस्कृत में और जेजेपी विधायक बबली ने ली हिंदी में शपथ। अखिलेश यादव ने कहा, सपा सरकार बनी तो साइकिल से चलने वालों की एक्सीडेंट से मौत पर 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको को साल 2021 का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति चुना। चीन में शानक्सी प्रांत के शियान शहर में 8 महीने का बच्चा कोरोना संक्रमित मिला। और सेंचुरियन टेस्ट में पहली पारी में 327 पर ऑल आउट हुआ भारत। तीसरे दिन बल्लेबाजों का खराब रहा प्रदर्शन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। तो दिन भर की शुरुआत कोरोना वायरस अपडेट से करते हैं। आज ओमिक्रॉन के खतरों और चिंताओं के बीच देश दुनिया में पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। ओमिक्रॉन का आंकड़ा भारत में 650 के पार हो गया है। ज्यादातर मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में जहां ओमिक्रॉन के 167 मामले हैं, वहीं दिल्ली में ये आंकड़ा 165 पहुंच गया है। और इसी वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी हुआ है। जरूरत पड़ी तो बाजार भी बंद कर दिए जाएंगे। उधर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका में भी ओमिक्रॉन के केस उछले हैं। इस बीच भारत के लिहाज से अच्छी खबर आई है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड के खिलाफ 2 वैक्सीन्स और 1 दवाई के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन के नाम है कोर्बीवैक्स और कोवोवैक्स। और इनके आने के बाद अब देश में कोरोना की कुल 8 वैक्सीन हो गई हैं, जिन्हें इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली हुई है। खास बात यह है कि जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, उनमें एक भारत में ही बनी है और दूसरी भारत में बन रही है। और जिस दवा को मंजूरी मिली है उसका नाम है मोलनूपिराविर। ये एक एंटीवायरल दवा है और इसका नाम आप पेंडेमिक की शुरुआत से सुनते आ रहे होंगे और पिछले कुछ एक महीनों से ये ज्यादा सुर्खियों में रही, क्योंकि यूके ऐसा पहला देश बना था जिसने इसे अप्रूव किया था। तो चलिए पहले इन 2 वैक्सीन्स के बारे में जानते हैं कि ये दोनों किस तरह की वैक्सीन है, कैसे काम करती हैं। और ये बताया हमें ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा ने। ये कोर्बेवैक्स जो है ये बायोलॉजी के लिए का बना हुआ वैक्सीन है और इसको डेवलप किया था बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन टेक्सास ने। और ये प्रोटीन वैक्सीन है, तो एक बहुत ही छोटा प्रोटीन होता है और इसलिए इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो सकता है और रिलेटिवली सेफ होता है, क्योंकि वैक्सीन थोड़ा छोटे प्रमाण में है, बहुत ही कम प्रोटीन यूज होता है, तो
सेफर है। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1500 करोड़ ऑलरेडी बायोलॉजिकली को एडवांस पेमेंट दे चुके हैं 30 करोड़ वैक्सीन के लिए। और ये एक्चुअल में आने वाला था अगस्त से होते होते ये 4 महीने निकल गए। दिसंबर में अप्रूवल मिला है उनको, तो अभी ये अगले महीने से शायद आ जाएगा। तो ये वैक्सीन सबसे सस्ता, आज तक के जितने वैक्सीन है ये 50 रुपये पर वैक्सीन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको खरीदा है एडवांस पेमेंट में। दूसरा जो कोवैक्स है ये इंटरनेशनली नोवोवैक्स है। नोवोवैक्स अमेरिका में बना हुआ वैक्सीन है। ये भी नैनो पार्टिकल यानी प्रोटीन का ही है, लेकिन नैनो पार्टिकल यानी बहुत ही छोटे प्रमाण में प्रोटीन यूज किया गया है। तो ये जहाँ पे टारगेट होता है वही काम करेगा, उसके लिए उन्होंने बनाया है। ये भी रिलेटिवली ज़्यादा सेफ है। और ये भारत में अपना सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगा। तो सीरम इंस्टीट्यूट का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे कि उन्होंने कोविड के पहले वर्ल्ड में जितने वैक्सीन जाते हैं उसमें 80% भागीदारी भारत की है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सीरम इंस्टीट्यूट की है। तो सीरम इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा प्लेयर है नंबर्स में, पैसे में भले ही नंबर नहीं होगा लेकिन नंबर्स में बहुत बड़ा प्लेयर है। और हमने भारत में देखा है कि ऑलमोस्ट 89% वैक्सीनेशन जो हुआ है आज तक कोविड का, ये पूरा सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन से हुआ है, कोविशील्ड से। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। जब उन्होंने 10 करोड़ वैक्सीन पर मंथ एश्योर किया था, उन्होंने 20 करोड़ दिया है। और उसके दूसरी तरफ कोवैक्सीन ने जहाँ पे बोला था कि हम लोग 5 करोड़ देंगे, 6 करोड़ देंगे, उन्होंने 1-1.5 करोड़ महीने का दिया है। तो वो हिसाब से हम उन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि जो टाइम पे लगेगा वो टाइम पे वैक्सीन मिलेगा। अच्छा डॉक्टर ईश्वर, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंटीवायरल जो दवा है मोलनुपिराविर उसके बारे में भी चाहेंगे। कैसे काम करती है ये और भारत में इसका प्रोडक्शन कैसे होगा? मोलनुपिराविर का जो स्टडी है उस स्टडी में ये बताया गया है कि इसके वजह से 35% to 50% हॉस्पिटलाइजेशन आपका कम हो सकता है। तो अगर कोई इंसान कोविड होने के बाद 5 दिन एडमिट होता है तो ये 3 दिन या 2 दिन में बाहर आ सकता है। लेकिन एनईजीएम की जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, जो एक 3 में से एक माना जाना जर्नल है इंटरनेशनली, उसमें यह बताया गया कि ये मोलनुपिराविर की जो इंटरनेशनल स्टडी है ये नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में है। तो नॉन वैक्सीनेटेड जो नेचुरली इन्फेक्टेड लोग हैं उनके अंदर ये स्टडी है। तो इसकी वजह से इसका लिमिटेशन बहुत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसके 90% लोग ऑलरेडी एटलीस्ट 1 डोज मिला है, और लगभग 60% लोगों को 2 डोज मिले हैं। तो उन लोगों को तो ये काम का ही नहीं है वैक्सीन, ये ड्रग मोलनुपिराविर। तो मोलनुपिराविर का लिमिटेशन है, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा दाव लगा के नहीं चले। हमने ऑलरेडी देखा है कि रेमडेसिविर के साथ क्या हुआ, टोसिलिजुमाब के साथ क्या हुआ, और अभी उनके स्टडी आ रहे हैं कि वो कुछ काम के थे ही नहीं। तो इसका मतलब हम मोलनुपिराविर पे अपना दाव नहीं लगा सकते। जो नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्शन आएगा उसके अंदर हो सकता है कुछ काम करे, और वो भी 13 कंपनी हमारे यहाँ बनाने वाली है ड्रग, तो ये काफ़ी सस्ते प्रमाण में मिलेगा, हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि इन 2 वैक्सीन्स और दवा के आ जाने के बाद कोरोना के खिलाफ लड़ाई हमारी कितनी मजबूत होगी, और वैक्सीन के ज्यादा ऑप्शंस के क्या फायदे हैं? क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन्स की जरूरत है? बेसिकली हमारे पास वैक्सीन की तादाद जो है, जो हमारे मेनू में है, हमको दिखते हैं 7 वैक्सीन, लेकिन है 2 ही वैक्सीन। तो इसलिए हमें वो मेनू के लिए भी चाहिए थे। दूसरी चीज, हम खाली हमारा नहीं देख सकते, हमें विश्व में जो निम्न स्तर के राष्ट्र हैं, जिसको हम निम्न स्तर के नहीं कर सकते, उनको लो और मिडिल इनकम ग्रुप वाले राष्ट्र, खास करके अफ्रीका, जहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रमाण बहुत कम है। साउथ अफ्रीका में 30% है, लेकिन बाकी अफ्रीका के राष्ट्रों में 10% से भी कम है। तो ऐसे राष्ट्रों को जो वैक्सीन हमें भेजना है, उसके लिए हमारे पास प्लेटर में वैक्सीन कम थे, और इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को बाहर एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहे थे हम, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि अगर हमें लगेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये उसका फायदा होगा। और एक भी वैक्सीन का जो भारत बायोटेक का चिल्ड्रन के लिए आया है, उसका फायदा ये होगा कि बच्चों को वैक्सीनेशन था नहीं अभी तक, उसको फायदा मिलेगा। नोवोवैक्स ऑलरेडी 12 साल के ऊपर के बच्चों को अमेरिका में ट्राई हुआ है, यूरोप में ट्राई हुआ है, तो हो सकता है कि वो थोड़े दिन के बाद या इनका 20 ट्रायल के बाद ये बता सकते हैं कि 12 से आगे के बच्चों को दे सकेंगे। तो हमारे मेनू कंप्लीशन के लिए काम का है, दूसरे राष्ट्रों के लिए काम का है, हमारे यहाँ के बूस्टर के लिए या प्रिकॉशनरी या एडिशनल डोज के लिए काम का है, तो काम का तो जरूर है।
ये थे ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा। तो इधर कोरोना दिल्ली में रफ्तार पकड़ रहा है, तो वहीं पिछले 11 दिनों से यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। अ, हड़ताल की वजह को अगर आप मोटा मोटी समझना चाहें तो 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, नीट पीजी परीक्षा में 9 महीने की देरी हुई। दूसरा, रिजल्ट के बावजूद अब तक काउंसलिंग नहीं हुई, माने बच्चे परीक्षा पास करने के बाद भी घर पर बैठे हुए हैं। और तीसरा ये कि काउंसलिंग ना हो पाने की वजह से अस्पतालों को नए डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, और जिस वजह से जो मौजूदा डॉक्टर्स हैं उन पर काम का बोझ ज़्यादा हो गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हर एक डॉक्टर को 36-36 घंटे काम करना पड़ रहा है, और इन्हीं कारणों से डॉक्टर अब सड़कों पर हैं। सरकार का कहना है कि नीट पीजी काउंसलिंग का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 10% आरक्षण से जुड़ा है जो कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब इसी खींचतान के बीच कल डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शन शुरू होते ही डॉक्टर्स को रोक लिया, और इस दौरान पुलिस के साथ डॉक्टर्स की हाथापाई भी हुई। दावा किया गया कि करीब 2,500 डॉक्टर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि बाद में पुलिस ने सबको छोड़ दिया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि रात में जो डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और उसके बाद हुआ ये कि दिल्ली में डॉक्टर्स और पुलिस के बीच घमासान शुरू हो गया है। डॉक्टर माफी की मांग कर रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई ही नहीं है। इसी के विरोध में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज सुबह 8 बजे से देश के सारे हेल्थ केयर सर्विसेज को विड्रॉ कर लिया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी कल पुलिस की जो ब्रूटलिटी है उसको ब्लैक डे करार दिया। दूसरी ओर इसके विरोध में एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 29 दिसंबर को नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को शट डाउन करने का ऐलान किया है। तो अब इन तमाम बातों के बीच जो सवाल खड़ा होता है वो ये कि क्या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डॉक्टर एक वोट बैंक नहीं है, इसलिए उन्हें अस्पताल में नॉन इमरजेंसी काम छोड़ना पड़ता है, तभी सरकार उनकी सुनती है? यही जानने के लिए मैंने बात की फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट और इसके नेशनल एडवाइजर डॉक्टर राकेश से। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं उतना वोट बैंक अगर हम कंपेयर करें किसानों से, अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो उतना तो नहीं वोट बैंक होगा कि कहीं ना कहीं उनको इतना जल्दी वो एक्ट कर ले, गवर्नमेंट बहुत जल्दी सोच ले किसी भी मांग पे। तो कहीं ना कहीं ये माइंड में तो रहता होगा कि इतने ज्यादा संख्या में नहीं है ना, कभी ये ऐसी चीजों पे राह अपनाते हैं यूजुअली डॉक्टर्स ना, यूजुअली ऐसी राह भी नहीं अपनाते कभी, क्योंकि हमारा कभी काम भी नहीं पड़ता पढ़ाई के अलावा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें माइंड में तो रहती है कि चलो 1-2 दिन करेंगे फिर चले जाएंगे। ये गवर्नमेंट को उतना सीरियसली और लाइटली लेती है, सीरियसली नहीं लेती, लाइटली लेती चीजों को। तो कहीं ना कहीं ये भी है एक थोड़ा ढीला रवैया हमारी मांगों को नहीं सुनने का। जो प्रीवियस अगर पूरे एक्सपीरियंस, जो पुराने पिछले एक्सपीरियंस को भी देखा जाए तो कई चीजें रहती है। बाकी वोट बैंक का तो आपको भी पता है कि अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो उतने तो नहीं कंपेयर कर सकते। अगर किसानों की बात करें, हम कोई कास्ट की बात करें तो उसको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि उतना वोट बैंक होगा। अच्छा डॉक्टर राकेश, दिल्ली में मौजूदा वक्त में कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है 6 महीने में सबसे ज्यादा है, और इस वक्त सरकार का मांगों को ना मानना, डॉक्टरों की ये हड़ताल, ये सब कितना जायज है, और क्या वाकई दिल्ली का हेल्थ स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है इस प्रोटेस्ट से? नहीं डेफिनेटली, देखो ये तो देश से नहीं है चीजें ना। कहीं आपके 40 से 50 हजार डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो कहीं ना कहीं पेशेंट केयर तो सफर ही होगा ना। आप अगर जो प्रेजेंट जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल है उनसे ये तो नहीं ना कि आपकी 200% काम करवा लो उनसे, उनकी कैपेसिटी के अनुसार ही तो काम करवा पाओगे ना आप उनसे। तो कहीं ना कहीं जो लेक है डॉक्टर्स का, जो 40 से 50 हजार गैप है वो तो पूरा नहीं कर सकते ना वो बचे हुए डॉक्टर्स, उनका काम तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो हैम्पर तो होगा, पेशेंट केयर भी सफर होगा और इन चीजों में भी दिक्कतें आएंगी आगे। तो ये चीजें तो गवर्नमेंट को देखनी है कि ये जितनी से जल्दी ये चीजें हों आगे। अभी तो स्टार्ट हुई है, जैसे आप देख ही रहे हैं पॉजिटिव रेट अभी तो बढ़ना स्टार्ट हुआ है। ये किसी को नहीं पता ना ये कहाँ तक जाएगा, कितना और भयावह हो सकता है, पिछले की वेब से कितना ज्यादा हो सकता है, कितनी ज्यादा नीड हो सकती है डॉक्टर की। तो ये तो अभी तो स्टार्ट हुई है, तो इस पे तो और जल्दी इनको फास्ट ट्रैक करना चाहिए हर चीजें। तो कोर्ट से भी अपील करनी चाहिए कि तुरंत इसको पहले लेके जल्दी से, या तो जो पुरानी चीजें हैं, कमीशन की रिपोर्टें हैं, उन्हीं के आधार पे इस सत्र के लिए लागू करा के काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करा के डॉक्टर को दे एडमिशन। तो ये तो देश के इतने ही है कि जितनी जल्दी डॉक्टर आएंगे तो उतना जल्दी ये बैलेंस डामाडोल है वो सेटल होगा और पेशेंट केयर भी इम्प्रूव होगा।
शुक्रिया डॉक्टर राकेश। 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली में यह कहा कि बेटियां कोख में ही ना मारी जाएं, वो जन्म लें। इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का काम किया। और अपने इस भाषण का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने हैशटैग लिखा, नारी शक्ति देश की शक्ति। उस पूरे दिन ये हैशटैग सोशल मीडिया पर छाया रहा। और इस बात में कोई शको शुबा नहीं है कि नारी शक्ति देश की ताकत है। लेकिन अगर हम एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2020 में इसी नारी से बलात्कार के रोजाना औसतन 77 मामले दर्ज किए गए और कुल 28,046 मामले सामने आए। इन्हीं अपराधों पर नकेल कसने की कोशिश में महाराष्ट्र में एक कदम उठाया गया। वीमेन सिक्योरिटी के लिए शक्ति आपराधिक कानून के संशोधन विधेयक को बीते शुक्रवार को विधानसभा में एक मत से मंजूर कर लिया गया। इसमें रेप, एसिड अटैक जैसे जो वीमेन के अगेंस्ट क्राइम हैं उन पर मौत की सजा समेत तमाम सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं। सुनने में तो ये बात अच्छी लगती है, लेकिन इसकी परतों में कई ऐसे सवाल भी हैं जिन्हें अंडरलाइन किया जाना चाहिए। जैसे एक सवाल है इसके गलत इस्तेमाल का, जिसकी फिक्र जताई है बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बीजी कोलसे पाटिल ने। उन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग सियासी बदले की भावना के लिए किए जाने का डर है, और यह भी कि जब एक तरफ पूरी दुनिया में मौत की सजा को खत्म किया जा रहा है तो इस कानून के तहत मौत की सजा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जस्टिस बीजी कोसले की बात इसलिए भी काबिले गौर है क्योंकि भारत में डाउरी एक्ट के बहुत सारे मामले न्यायिक जांच के बाद फर्जी पाए जाते हैं, जिस पर अलग से अदालतें फिक्र जाहिर कर चुकी हैं। तो क्या इन संशोधनों को एक बार फिर से देखे जाने की जरूरत है? कौन से नए प्रावधान हैं जो इसमें जोड़े गए हैं, और क्या मामला झूठा साबित होने पर सख्त सजा का प्रावधान हुआ है? ये जानने के लिए हमने बात की इस मामले को नज़दीक से देख रही जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर आभा सिंह से, जो हाल ही में इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जेंडर जस्टिस और वीमेन राइट्स पर अपनी बात रख चुकी हैं। जी आभा जी। देखिए, जो शक्ति बिल नया आया है इसमें न सिर्फ सीआरपीसी बल्कि पॉस्को एक्ट में भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं। सबसे पहले गैंग रेप के लिए, जिसमें अभी तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था, उसमें डेथ पेनल्टी इनकॉर्पोरेट की गई है। तो अब गैंग रेप के लिए डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। और साथ ही साथ पॉस्को इन्होंने जो है कुछ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस बच्चों के प्रति थे उसमें इन्होंने पनिशमेंट बढ़ाया है। जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पहले 3 से 5 साल की सजा थी, अब उसको नए बिल के तहत जो है 5 से 7 साल कर दिया है। जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था बच्चों के लिए, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात थी, अब उसमें भी डेथ पेनल्टी का इनकॉर्पोरेशन कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक चीज, जो एसिड अटैक केसेस थे, तो एसिड अटैक 126A ऑफ द आईपीसी जिसमें इस कानून लाया था, 326 सॉरी, तो उसमें इन्होंने अब सजा बढ़ा के, पहले 7 साल तक की सजा थी, अब उसको 10 से 15 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है। और एक चीज और नई जो बहुत अच्छी मुझे लगता है जो इन्होंने करी है, कि अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को देता है, सरकार में आके झूठी कंप्लेन करता है, तो उसमें मैक्सिमम 6 महीने की सजा थी, उसको उन्होंने बढ़ा के 1 साल कर दी है। तो इससे फायदा ये होगा कि लोग जो झूठी कंप्लेन कर रहे थे वो करने से डरेंगे। और साथ ही साथ एक शक्ति बिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, उन्होंने टाइम फ्रेम रखा है कि 30 दिन के अंदर आपको केस का इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट फाइल करनी है। और न सिर्फ रेप केसेस में और बच्चों की आइडेंटिटी, उसके लिए इन्होंने सजा का प्रावधान रखा है, लेकिन स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, इन सब क्राइम में भी जिस महिला के प्रति क्राइम हो रहा है उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो ये सब देख के लगता है कि एक तो गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध को रोकने में डेथ पेनल्टी से हम कोशिश अच्छी की जा रही है, और दूसरा जो गलत कंप्लेन अगर हो रही थी तो उस पर भी चेक लगेगा। आभा जी, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की तरफ से जो फिक्र जाहिर की गई है कि इन संशोधनों का, इस कानून का मिसयूज हो सकता है, वो कितनी जायज बात लगती है आपको? क्योंकि एक तर्क ये भी है कि कानून कितना भी फुल प्रूफ हो, उसके मिसयूज की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में अगर बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी फिर तब तो ऐसे सख्त कदम कभी नहीं उठाए जा पाएंगे।
बिल्कुल, आप देखिए जैसे इसमें इन्होंने कहा है कि जो 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा और दूसरी बात है कि आपने कोर्ट में भी डे टू डे रख दिया कि आपको इसका जो ट्रायल है 30 वर्किंग डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इज इट पॉसिबल? आपको रादर आप उसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करिए, आप जजेस की जो वैकेंसीज है उसको खत्म कीजिए। आप विटनेस जो है, कितनी बार विटनेस आते नहीं है रेप केसेस में गवाही देने। कन्विक्शन रेट आज भी रेप केसेस में सिर्फ 27% है, तो मतलब 100 में 70 रेपिस्ट छूट जाते हैं। तो चाहे आपका डेथ पेनल्टी कैसे एग्जीक्यूट होगी जब पहले ही वो केस ट्रायल पे छूट जाता है। और क्यों छूटता है? क्योंकि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम इंडिया में नहीं है। कितने गवाह डरते हैं आके गवाही देने से, उनको धमकाया जाता है। पॉस्को केसेस में मैंने देखा है, मैं खुद लॉयर हूँ, मैं क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करती हूँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के भी केसेस मेरे पास आते हैं। बच्चों को कितनी बार पेरेंट्स इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और एक नहीं कई मैटर्स में देखा गया है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, परिवार के डिस्प्यूट्स हैं, उसमें लोग बच्चों को समझा बुझा के बच्चों के बिहाफ पे कंप्लेन कर देते हैं। तो कानून तो हमें लाने की जरूरत है, लेकिन मिसयूज अगर 5% भी हो रहा है, लेकिन अगर हम 90% जस्टिस दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो 5% मिसयूज को हम रोक नहीं सकते। क्योंकि अगर आप बात करिए डाउरी एक्ट की 498A भी जब आया था तो लोगों ने कहा नहीं, लोग डाउरी के झूठे कंप्लेन करते हैं, लेकिन उससे इतना तो हुआ कि जो ब्राइड बर्निंग थी वो रुकी। काफी डाउरी डेथ जो लोग बहुओं को जला दे रहे थे उस पे रोक लगी, दहेज लेने देने पे रोक लगी। तो इसमें भी जो है थोड़ा मिसयूज होगा, लेकिन उसको रोकने के लिए भी इसमें लाया गया है कि अगर कोई झूठी गवाही देगा, झूठे रिपोर्ट, झूठी कंप्लेन करेगा और अगर वो झूठे एविडेंस देगा तो उसमें भी 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो अगर कोई लॉ का मिसयूज कर रहा है और किसी की नजर में आता है तो आप आके उसकी कंप्लेन करिए। वही एक तरीका है कानून के मिसयूज को रोकने का। बहुत शुक्रिया आभा जी हमसे बात करने के लिए। और दिन भर के आखिर में आपको लिए चलते हैं कंगारुओं के देश ऑस्ट्रेलिया, जहां एशेज सीरीज खेली जा रही है इंग्लैंड और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है ये और 3 ही मैच हुए हैं अब तक, मगर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज अर्न पर कब्जा जमा लिया है 3 के 3 मैच जीतकर। ब्रिस्बेन और एडिलेड टेस्ट हारने के बाद लगा था कि जो रूट की टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट में कंगारुओं को कड़ी टक्कर देगी, मगर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उसे नीचा दिखाया और दूसरी पारी में महज 68 रनों के स्कोर पर अंग्रेजों का पुलिंदा बन गया। उधर 32 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू कर रहे स्कॉट बोलैंड ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों का जीना दुश्वार कर दिया और सेकेंड इनिंग में सिर्फ 7 रन देकर 6 विकेट झटक लिए। इंग्लैंड की करारी हार हुई तो सोशल मीडिया पर उनकी खूब किरकिरी हुई। माइकल वॉन जैसे पूर्व क्रिकेटर घेरे जाने लगे। लेकिन इस बीच इंग्लिश टीम ने कुछ अनचाहे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। क्या है ये रिकॉर्ड? इंग्लिश टीम से कहाँ गड़बड़ हो रही है? ये सब जानने के लिए हमारे साथी कुमार केशव ने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, एशेज में इंग्लैंड की भद पिट गई है। शुरुआती 3 मैच हार चुकी है टीम और जो एशेज कप है वो तो हाथ से निकल ही गया है, फिसल ही गया है। लेकिन देखें तो कुछ अनचाहे रिकॉर्ड्स भी इंग्लैंड के हिस्से आई है। वो ये कि इंग्लैंड के 54 खिलाड़ी इस बार टेस्ट क्रिकेट में इस कैलेंडर ईयर में डक पे आउट हुए हैं और ये कारनामा पहले इंग्लैंड ने 1998 में किया था और इसे इस बार फिर से दोहराया है। वहीं देखा जाए तो 2019 के बाद से 5 पारियां ऐसी रही हैं टेस्ट की जिसमें इंग्लैंड की पूरी टीम 100 से कम के स्कोर पे ऑल आउट हो गई है। तो ये कुछ अनचाहे स्टैट्स हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो इंग्लैंड एक डोमिनेंट टीम है, अलग ब्रांड की क्रिकेट खेलती है, चैंपियन है 50 ओवर फॉर्मेट में। T20 वर्ल्ड कप जो हाल फिलहाल में समाप्त हुआ उसमें सेमीफाइनल तक खेली थी। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में जो टेस्ट क्रिकेट है जिसकी काफी अहमियत देते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो उसमें फिसड्डी क्यों साबित हो जाती है इंग्लिश टीम? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी जो बैटिंग हुई, जैसे आपने 54 डक्स का जिक्र किया, तो इस बात को और बल इस आंकड़े से मिल जाता है केशव कि इंग्लैंड की तरफ से इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं जो रूट ने। 1700 कुछ रन हैं उनके, जो कि इंग्लैंड के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो है, पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं 2021 में। दूसरे नंबर पर नाम आता है रोरी बर्न्स का, जिन्होंने 500 कुछ रन बनाए हैं। और तीसरा नंबर जो इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला आता है वो है एक्स्ट्राज का टेस्ट क्रिकेट में। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजों से ज्यादा रन इंग्लैंड को एक्स्ट्राज के रूप में मिले हैं। तो इसी बात से अंदाजा लगता है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी कितनी बड़ी समस्या रही है इस साल में।
और आप सिर्फ एशेज ही क्यों, इससे पहले आप भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को देखिए, वहां भी जो रूट ही वो बल्लेबाज थे जो खड़े रहते थे, जिन्होंने परेशान किया भारत को। मलान ने कुछ रन बनाए। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो भारत के दौरे पर जब इंग्लैंड की टीम आई तो वहां भी उनके बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंट किया। तो ये उनकी बल्लेबाजी का फेलियर है कि वो इस टेस्ट सीरीज में इतना बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं या इतना बुरे नजर आ रहे हैं। जितनी बुरी इंग्लैंड की टीम है नहीं, जैसा आपने कहा खुद की टीम तो बड़ी अच्छी नजर आती है, लेकिन जब आपके बल्लेबाज रन करके नहीं देंगे तो फिर आप टेस्ट मैचेस नहीं जीत पाएंगे। ओपनिंग से लेकर के मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर तक चले जाइए तो सारे आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज हैं, नाम बड़े हैं, लेकिन रन नहीं आ रहे हैं। बेन स्टोक, जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर, जो उनका मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर, बिल्कुल रन नहीं बना रहा। ओपनर्स, वहां पे भी लगातार चॉप एंड चेंजेस हमने देखे हैं। हसीब हमीद पहले रोरी बर्न्स के साथ ओपन कर रहे थे, फिर जैक क्रॉली को लेकर आए, वो फ्लॉप हुए। तो ये पहली बात तो है कि उनको एक सेट 11 नहीं मिल रहा है, ओपनर वैसा कोई नहीं मिल रहा है जो उनको सॉलिड स्टार्ट दे। एलिस्टर कुक के बाद मुझे लगता है ये संघर्ष अभी भी जारी है कि कोई ऐसा धाकड़ ओपनर उनको नहीं मिल पाया जो अच्छी शुरुआत दिला दे। और टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर, हालांकि ये तो हर फॉर्मेट के लिए अप्लाइड है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है ओपनिंग जो है बड़ी एक क्रूशियल हो जाती है। आप जो है किस दिशा में जाएंगे टेस्ट मैच में। तो ये अनफॉर्चुनेट रहा है इंग्लैंड के लिए कि उनके सारे के सारे बल्लेबाज एक्सेप्ट जो रूट एक साथ आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार देखें तो एक प्रॉपर सेटअप है, डोमेस्टिक सेटअप है इंग्लैंड का। काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, वहां से खिलाड़ी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, जो कि कमोवेश वहां जो परिस्थितियां होती हैं वो इंग्लैंड की जैसी ही हैं। भारत तो है नहीं कि स्पिन फ्रेंडली एकदम पिच बन गया। तो वहां क्यों संघर्ष करते नजर आ रहे हैं इंग्लिश बल्लेबाज, और क्या कोई स्ट्रेटेजिक चूक हुई है इंग्लैंड की तरफ से? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि एक तो ऑब्वियसली ये कोविड का काल है और ये साइकोलॉजिकल प्रेशर तो खैर रहता ही है। ऊपर से आपके फॉर्म में ज्यादातर बल्लेबाज नहीं है, ये एक जरूर उनके लिए परेशानी की बात है। देखिए बेस्ट जो काउंटी सेटअप का आपने जिक्र किया, वहां से उन्होंने बेस्ट ही चुना होगा। और देखिए जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जॉनी बेस्टो हुए, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, जो रूट, ये तो बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं। अच्छा खासा अब इनको समय हो गया है इंग्लैंड के लिए खेलते हुए, लेकिन वही दुविधा, यही समस्या है केशव कि रन नहीं आ रहे हैं। एक साथ अगर आपके 5-6 बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म चले जाएं, 1 या 2 बल्लेबाज रन बनाए आपके लिए, और वो भी कंसिस्टेंटली, कितना योगदान देंगे 2 बल्लेबाज? तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी समस्या हो गई कि गलत समय पर इनके सारे बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली प्रेशर है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कोविड काल में। हर रोज आपको या हर दूसरे दिन आपका RT-PCR होता है, आप रिस्ट्रिक्शंस में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और ये कोई 1-2 महीने से नहीं हो रहा है, एक लंबा सफर है, एक लंबा समय हो गया है। तो ये एक प्रेशर है। दूसरा, ऑब्वियसली जब आप ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलते हैं, स्पेशली एशेज, तो वहां के जो दर्शक हैं वो भी आपको जीने नहीं देते, वो भी आपके लिए एक चुनौती बनकर आते हैं 12th मैन के रूप में। और जो एक स्लोगन चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वो हम अभी यहाँ बोल नहीं सकते, लेकिन वो सब चीजें भी प्रेशर डालती हैं। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड को उनकी बैटिंग ने लेट डाउन किया है। बॉलिंग मुझे लगता है सॉर्टेड है। बॉलर्स क्या ही कर सकते हैं जब तक बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे। आप देखिए ना, इस टेस्ट मैच में 185 इंग्लैंड ने बनाए पहली पारी में, पर ऑस्ट्रेलिया को 267 पे ऑल आउट किया। तो बॉलर्स ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन आप दूसरी पारी में 68 पे ऑल आउट हो जाएंगे तो फिर तो आपका कोई माई बाप हो नहीं सकता, और आप खुद भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इतना बुरा प्रदर्शन कैसे हो रहा है। ठीक बात है, बॉलर्स की बात हो और स्कॉट बोलैंड का जिक्र न करें तो बेमानी होगी, क्योंकि स्कॉट बोलैंड जिस तरीके से आज धराशायी, कल भी और आज भी अपनी गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों को धराशायी किया, 32 वर्ष की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया है। क्या कहेंगे स्कॉट बोलैंड के इस परफॉर्मेंस पे? कमाल की बॉलिंग रही है, किसी के लिए भी ये ड्रीम डेब्यू होगा केशव। 32 साल, जैसा आपने कहा, 33 साल के कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। मेलबर्न में ये पैदा हुए हैं और विक्टोरिया के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हैं, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली काफी संघर्ष किया है इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, और डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का परिणाम उनको मिला। 80 मैचेस खेले हैं डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास में 279 विकेटें हैं उनके नाम। और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, इंग्लैंड को बिल्कुल भी खड़ा होने नहीं दिया। अपने दम पर इस मैच में सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी जीत दिला दी।
तो ऑब्वियसली एक बहुत ही खतरनाक उनकी गेंदबाजी रही। और देखिए ये एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य है ऑस्ट्रेलिया का कि उनके पास भी, जैसे इंडिया में अभी हमारे पास बड़ा जबरदस्त पूल है फास्ट बॉलर्स का, वैसा ही पूल ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। माइकल नेसर ने कोई खराब गेंदबाजी नहीं की थी पिछले टेस्ट मैच में, लेकिन बावजूद उसके उनको बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ड्रॉप किया गया और उनकी जगह पर स्कॉट बोलैंड को टीम में शामिल किया और स्कॉट बोलैंड ने भी आते ही कमाल कर दिया। तो ये तो दिखाता है कि मतलब स्ट्रक्चर जो है क्रिकेट का वो बड़ा शानदार है ऑस्ट्रेलिया में। और ये हम आज नई बात नहीं है, बीच में थोड़ा डगमगाया जरूर था जब उनके बड़े दिग्गज गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वापस ऑस्ट्रेलिया जो है अपने रंग में आ रहा है। जैसे उन्होंने अभी हाल में T20 वर्ल्ड कप जीता, अभी एशेज में जबरदस्त बढ़त बना ली है, जीत लिया है सीरीज उन्होंने। और मुझे लगता है कि अगर यही रिदम रहा, इंग्लैंड का यही फॉर्म रहा, तो आप देखेंगे सुपड़ा साफ हो सकता है इंग्लैंड का। तो दिन भर में आज इतना ही। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा लिखिए या फिर रिकॉर्ड करके हमें बताइए। हमारा पता है radio@aajtak.com, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303 पर, यह हमारा नंबर है। साथ ही आज के दिन जाने माने अभिनेता फारूक शेख का निधन हुआ था, तो उनकी पुण्यतिथि पर हमने नामी गिरामी में एक शो बनाया था, वो शो भी आप सुन सकते हैं। आज तक रेडियो की खास पेशकश है नामी गिरामी। ये शो आपको तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, या फिर आज तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, वहाँ इस शो को हमने आज शेयर किया है, तो वहाँ पर भी जाकर आप इस शो को सुन सकते हैं। उस बारे में भी आप अपना फीडबैक हमें इसी ईमेल पते पर और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आज के दिन भर को प्रोड्यूस किया हमारे साथी नितिन ठाकुर ने, साउंड मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।